हेलो दोस्तों, दृष्टि टीचिंग एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आपको आज बता दें कि हम लोग जो आज डिस्कशन करेंगे वो है सीटेट के पेपर पे। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का जो पेपर होता है वो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और यह जो पेपर है यह साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, मतलब ट्वाइस। तो अब आप ये पूछेंगे कि सीटेट जो पेपर है इसमें हम लोग किस चीज़ पे आज चर्चा करेंगे। तो सीटेट में जो 5 सेक्शन होता है, आपको पता है 5 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 मतलब 1 to 5, मतलब क्लास पहली से 5वीं कक्षा के लिए जो पेपर होता है, हम लोग आज उसके सिलेबस डिस्कशन को करेंगे। 5 सेक्शन में से भी हम लोग आज चर्चा करेंगे मैथ्स एंड पेडागोगी। ठीक है ना, हम लोग आज करेंगे मैथ्स एंड पेडागोगी पे, जो कि 30 मार्क्स का पेपर होता है। तो हम लोग इसको चर्चा करते हैं। तो गणित एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं हिंदी में, कक्षा 1 से 5, इंग्लिश में मैथमेटिक्स एंड पेडागोगी क्लास 1 to 5। ठीक है, तो हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे और इस पे हम लोग आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहिए और उस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट हो सकता है। तो खैर बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस बस आपको बता देना है कितने मार्क्स का पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्क है या नहीं है। इन सब मुद्दों को आपको बस जानकारी होनी चाहिए आज के क्लास में। तो इसका जो है सिलेबस, हम लोग इसके सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गणित की, इंग्लिश में मैथमेटिक्स, तो इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछे जाते हैं विषय वस्तु से, जिसको इंग्लिश में कंटेंट कहते हैं, कंटेंट से, और ये होता है 15 मार्क्स का पेपर। 15 मार्क्स में कम से कम लगभग 10 से 12 चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए विषय वस्तु से कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब विषय वस्तु में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, अगर टॉपिक की बात करें तो ज्यामिति है, आकृतियों और स्थानिक समझ, हमारे आसपास के ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ और घटाव, गुणन। अगर इंग्लिश की बात करें तो ज्यामिति को ज्योमेट्री कहते हैं। अगर जिस बच्चे को हिंदी में समझ नहीं आ रहा हो तो आप इंग्लिश में भी देख लें, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है विभाजन, डिवीजन, माप, मेजरमेंट, भार, वेट, समय, टाइम, आयतन, वॉल्यूम, आंकड़ों का प्रबंधन मतलब डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, और लास्ट में है मुद्रा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मनी। तो सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा बेसिक आप समझ लीजिए कि क्या होता है ज्यामिति, क्या होता है आकृतियां और उसके स्थानिक समझ। तो देखिए, ज्यामिति सबको पता होगा, ज्योमेट्री, जिसमें कि हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में चर्चा करेंगे या ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आयत है, ठीक है ना, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तो इसके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आकृतियां और उसकी स्थानिक समझ की बात करें तो इसमें कोई, मतलब आपके पास आकृतियां दी गई होगी, उसके स्थानिक समझ को हम देखेंगे कि वो कैसा है, मतलब उसके स्थान, मतलब उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है। इस सब मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आसपास के ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ में क्या क्या हो सकता है आसपास, हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे। हो सकता है उसके आयतन का, उसके वॉल्यूम का, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें होता है संख्याएं। संख्याएं जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है। इस पे हम लोग एस्टेरिस्क मार्क्स लगा देते हैं। सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है संख्याएं से, जिसको इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। नंबर्स के अंदर आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना, नेचुरल नंबर आप कह सकते हैं उसको, होल नंबर। इस तरह के हम संख्याओं को इसमें करेंगे। जोड़ और घटाव सबसे इजी टॉपिक है, आप बहुत बार सुने होंगे बचपन से, हम लोग बचपन से ही जोड़ घटाव गुना भाग तो करते ही हैं। गुणर वही चीज है, जोड़ घटाव गुना, एक ही बात समझ लीजिए। तो इसमें बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस पूछा जाता है। हालांकि अगर ओवरऑल बात करें, ओवरऑल, तो ये बहुत ही आसान होता है, इसका क्वेश्चंस बहुत ही आसान। अब इसमें देखिए,
अगर आप 1 से 5 तक की कक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो 1 से 5 तक के कक्षा के बच्चे कितने साल के होंगे, आप ये भी सोचिए। तो वो मैक्सिमम 10-11 साल के बच्चे होंगे, है ना, 10-11 साल मैक्सिमम। तो 10-11 साल के बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके अंदर क्या क्या समझ होनी चाहिए, आपको क्या क्या नॉलेज होने चाहिए, बस उस लेवल का तो आपको क्वेश्चन इसमें हल करने आना चाहिए। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। ऑब्वियसली आप लोग मतलब 12th पास करके, या बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद सीटेट की परीक्षा देते हैं, तो आप लोगों को इतनी तो समझ होगी मैथ्स की कि आप बहुत आसानी से मैथ्स को कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वही शिक्षा शास्त्र वाला मतलब पोर्शन, जो हमारे लिए बिल्कुल नया होता है। हालांकि वो बहुत ही कंसेप्चुअल, या कह सकते हैं कि अगर उसको हम बहुत तरीके से पढ़े तो वो भी आसान होता है। हम उस पर बातचीत अभी करेंगे। उसके बाद है विभाजन। विभाजन का मतलब है डिवीजन। डिवीजन भी हमें पता है बहुत आसान होता है। मेजरमेंट, माप। अब देखिए माप जो है वो यूनिट है ना, जैसे हम किसी चीज को लंबाई में, लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में। आयतन को हम लोग किस में नापते हैं, ये सब चीज उसमें आपको करना पड़ेगा। मापन कह सकते हैं मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट को क्या क्या चीज में मापते हैं उसको पढ़ना है। भार, वेट, तो यहाँ पे किलोग्राम है ना, किलोग्राम हो गया, कह सकते हैं आपको ग्राम हो गया। इस तरह में जो भार का जो मेजरमेंट है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे समय है, टाइम। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जैसे कि घंटे में समय है ना, घंटे में समय को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। मिनट है, सेकेंड है, दिन में भी हो सकता है, सप्ताह में भी हो सकता है, वर्ष में भी हो सकता है, तो हम लोग उस पर भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आयतन है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आपको ज्यादा नहीं करना, इसमें बस दो चीज पढ़ना है आपको, घन और घनाभ। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 1 से 5 तक की कक्षा में आपका फिर वो नहीं आ जाता ना, बेलन, शंकु, ये सब नहीं आ जाता। तो इसमें बहुत तो बहुत आपको घन और घनाभ पढ़ना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन यह है कि आपको आंकड़ों को मतलब कोई डेटा को बहुत अच्छे से अरेंज करना आना चाहिए, टेबल के फॉर्मेट में, या कह सकते हैं पाए चार्ट के फॉर्मेट में। तो आपको यहाँ पे वो करना पड़ेगा, है ना। पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है कि आपको पैटर्न बनाना आना चाहिए। एक पैटर्न होगा, मान लेते हैं एक पैटर्न दिया गया होगा, उसको दूसरे पैटर्न से मैच करना, इस तरह के क्वेश्चन कह सकते हैं। उसमें सिमेट्री का ज्यादा रोल रहेगा। मुद्रा। मुद्रा तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, है ना। किसी भी चीज के लिए भी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रुपीज, पैसे, ये सब चीज का हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अब एक्चुअली इसमें अब पूछा जाए कि मुद्रा में क्वेश्चंस कैसा पूछा जा सकता है, तो हो सकता है कि बोल देगा कि 100 रुपए की राशि है, उसको हम लोग रुपीज पैसे में कन्वर्ट करना है, कितने, इतने सिक्के रुपीज के हैं, इतने सिक्के पैसे के हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या हो सकता है इसमें कन्वर्जन का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुद्रा है, जैसे 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं। ये सबका ज्ञान आपको बेसिक होना चाहिए, है ना। तो इसको इंग्लिश में मनी कहते हैं। पैटर्न्स तो आपने देख ही लिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये, जो आपके लिए बिल्कुल नया हो जाता है, जो किसी ने भी, जाहिर सी बात है ये हम लोग कभी पढ़ते नहीं है ना, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा नया हो जाता है। तो इसको आपको एनी हो करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ बच्चे वो 15 मार्क्स का पेपर वो ना भी करे तैयारी, अगर मान लेते जिसका मैथ्स बहुत अच्छा होगा तो ये तो आसानी से कर लेगा। वो जिसका मैथ्स बहुत अच्छा होगा तो उसके लिए तो ये कुछ है ही नहीं। लेकिन जिसका मैथ्स अच्छा हो या ना हो, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा एक बार। बेसिकली देखिए ये इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है या इसलिए नया है क्योंकि हम लोग इसको कभी पढ़ते नहीं है। चाहे किसी का मैथ्स अच्छा हो या ना हो, उसके लिए तो बिल्कुल नया है ना। हो सकता है उसका कैचिंग पावर अच्छा होगा तो वो जल्दी सीख जाएगा, बट करना तो पड़ेगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। इसको कहते हैं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, मतलब पेडागोजियल। पेडागोजियल मतलब पेडागोशियल इशूज कहते हैं इसको। इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाता है कई जगह। पेडागोगियल किसी को कहते हैं, कोई पेडागोशियल कह देते हैं। उसमें मतलब आपको बस ये देखना है कि इस पे आपको कौन कौन सा टॉपिक है और इसका क्या क्या आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग किसी क्वेश्चंस पे तो डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग सीधा आपको बस यहाँ पे आज सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। तो देखिए इसमें है गणित की प्रकृति, तार्किक चिंतन, बच्चों की सोच एवं तार्किक पैटर्न, अर्थ निकालना, अधिगम, संबंध, रणनीतियों को समझना। इंग्लिश में बात करें तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग, पैटर्न्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग।
देखिए अगर आप इसको पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। गणित की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का नेचर कैसा होता है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। तार्किक चिंतन, एक्चुअल में गणित जो है वो लॉजिकल होता है, ठीक है ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रीजनिंग का भी नॉलेज होता है, इसलिए यहाँ पे आप देख लीजिए तार्किक पैटर्न वो यूज किया गया है। लॉजिकल होता है, पैटर्न होता है उसमें कुछ ना कुछ, और कहीं ना कहीं उसमें अधिगम संबंध रणनीतियों को समझना, कहीं ना कहीं उसमें आपको मतलब स्ट्रेटेजीज को समझना पड़ेगा, तभी आप गणित को समझ पाएंगे। पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान। अब देखिए सिलेबस जो होता है हमारा, पाठ्य चर्चा का मतलब सिलेबस भी कह सकते हैं, उसके बाद आप करिकुलम भी कह लेते हैं, सिलेबस करिकुलम एक ही बात है। तो उसमें क्या स्थान होता है उसका, तो देखिए गणित का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग बचपन से एटलीस्ट 10th क्लास तक तो गणित पढ़ते ही हैं। तो इसमें गणित का क्या स्थान है, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे कि गणित का क्या स्थान है या गणित का क्या इंपॉर्टेंट है करिकुलम में या पैटर्न इसमें सिलेबस में। अब देखिए हर सब्जेक्ट की एक भाषा होती है ना, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, तो गणित की भी एक भाषा है। अब पूछेंगे कि गणित की क्या भाषा है, अभी तक आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा गणित में क्या भाषा हो सकता है। तो गणित की एक भाषा है, जैसे कि डिवीजन के लिए हम लोग एक वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, घटाना, कहीं कहीं करते हैं कम करना, है ना, ठीक है, घटाना, कम करना या छोटा करना। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है ना वो गणित में यूज होता है, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा बच्चों को कि गणित की भाषा कैसी है, या गणित की भाषा से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, गणित में कैसी कैसी मतलब कैसे कैसे लैंग्वेज यूज होते हैं, वो है गणित की भाषा। सामुदायिक गणित, जिसको कम्युनिटी मैथमेटिक्स कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स था। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे आपको क्या देख रहे हैं, कम्युनिटी मैथमेटिक्स। कम्युनिटी मैथमेटिक्स का मतलब है सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित क्या होता है कि मतलब समुदाय में, मतलब कह सकते हैं समाज में गणित का क्या रोल है ना, वहां पे भी देखिए गणित का बहुत रोल होता है। चाहे मतलब कह सकते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि जो पढ़ रहा हो उसी के लिए गणित जरूरी है। मान लेते कोई सब्जी बेचने वाला है, उसको भी तो गणित का रोल है ना, उसके लिए भी तो गणित का रोल है। अगर वो कुछ बेच रहा है, कैसे रुपए किलो बेच रहा है, कितना पैसा लेना है, अगर किसी ने 100 रुपए दिया है और 80 रुपए का सामान है तो वो 20 रुपए लौटा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं गणित का नॉलेज तो है। तो वहां पे सामुदायिक गणित का यूज होता है, मतलब वहां पे कम्युनिटी इन कम्युनिटी मैथमेटिक्स, मतलब समुदाय में गणित का यूज होना, ठीक है। अब एक बात समझिए, अब है औपचारिक अनौपचारिक विधियों से मूल्यांकन। अब देखिए आपको मूल्यांकन भी करना पड़ेगा, औपचारिक और अनौपचारिक विधियों से मूल्यांकन। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखिए इवैल्यूएशन, है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड। अब गणित जब किसी भी चीज को आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो इवैल्यूएशन तो होता ही है, हर चीज का इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन का मतलब समझते हैं ना, मूल्यांकन हिंदी में कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देख रहे हैं मूल्यांकन। अगर मान लेते हैं कोई काम आपने किया तो आपके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है ना, कि आपने उस कार्य को कितने सही तरीके से किया, उस कार्य में कितनी कमी है या कितनी अच्छी है, तो हम वो मूल्यांकन करते हैं। अब मूल्यांकन का लेवल क्या होता है, हर तरीके का हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। तो गणित में हमको ये भी पढ़ना है, मतलब यहाँ पे जब पेडागोजी हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे औपचारिक अनौपचारिक विधियों से मूल्यांकन करना सीखेंगे गणित में। ये सब देखिए कहीं ना कहीं ये टीचिंग स्किल्स है। आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली आप टीचिंग स्किल्स सीखेंगे इससे। ये शिक्षा शास्त्र जो है ना, ये आप बेसिकली पढ़ तो रहे अपने लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के पर्पज से पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ाना है, इसलिए आपको ये सब चीज का नॉलेज होना चाहिए कि हम स्टूडेंट के साथ कैसे पेश आएंगे, हम स्टूडेंट को किस तरह से सिखा पाए, हम स्टूडेंट के साथ कितना फैमिलियर हो जाए जिससे कि स्टूडेंट किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए। शिक्षण की समस्याएं, अब जाहिर सी बात है आप किसी भी चीज को करो, कोई काम करते हैं या कोई चीज हम कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समस्या तो आती है। जब आप पढ़ाएंगे भी तो वहां पे समस्या आएंगे। शिक्षण की समस्याएं मतलब आपको पढ़ाने समय बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। कुछ स्टूडेंट बहुत इजीली समझ जाएंगे, कुछ स्टूडेंट को आपको बहुत समय लगेगा समझाने में, तो वो सब समस्या को आपको फॉलो करना पड़ेगा या फेस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और उससे आपको कहीं ना कहीं बाहर भी निकलना पड़ेगा। यही तो है ट्रिक, यही तो है तकनीक, यही तो है स्किल्स। तो यही होता है शिक्षण की समस्याएं। अब है त्रुटि विश्लेषण और अधिगम शिक्षण से संबंधित पहलू। अगर इंग्लिश की बात करें तो एरर एनालिसिस एंड एस्पेक्ट रिलेटेड टू लर्निंग एंड टीचिंग। अब देखिए जाहिर सी बात है उसके बाद आपको त्रुटि का विश्लेषण भी करना पड़ेगा। मान लेते कि वो गलती हुई, आप उस पर अगर विश्लेषण नहीं करते हो, जाहिर सी बात है वो आगे भी होगा, रिपीट होगा।
तो विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, वही से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि त्रुटि का विश्लेषण करना है, अधिगम एवं शिक्षण से संबंधित पहलू। सारा यहाँ देख पा रहे हैं आप, शिक्षण वर्ड लिखा है, ये टीचिंग होता है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केवल टीचिंग का लिखा हुआ, टीचिंग, लर्निंग, ये क्या है। एक्चुअल में मैंने आपको पहले ही बोला, आप पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन पढ़ाने के पर्पज से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमेशा आपको यहाँ पे लैंग्वेज यूज क्या रहेगा, टीचिंग, लर्निंग, है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपके स्किल्स को बढ़ाएगा टीचिंग करने के लिए या सिखाने के लिए। जो आपसे सीख रहा होगा, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास वो लर्निंग कैपेसिटी नहीं है या स्किल्स नहीं है सिखाने का, तो बच्चा सीखेगा कैसे। तो हमको उस बात को ध्यान रखना है कि उस बच्चे का उम्र भी मैक्सिमम 10 से 11 साल होता है और वो 1 to 5 क्लास का बच्चा होता है, तो हम उसके साथ कितनी सहजता से पेश आएंगे वो भी है। उसके बाद है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, मतलब डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले क्या करता है, पहले आपका निदान करता है, आपकी समस्या को सुनता है, उसके बाद उपचार करता है ना। वही चीज होना चाहिए कि जब आप पढ़ा भी रहे होंगे क्लास के अंदर, तो आप हर तरीके के बच्चे से मिलेंगे, हर स्टेज ग्रुप, मतलब हर एज ग्रुप के बच्चे से मिलेंगे। एक क्लास का बच्चा होगा तो वो लगभग 5-6 साल का होगा, 2 क्लास का बच्चा होगा तो उसकी उम्र कुछ और रही होगी। तो हम वहाँ पे सारे बच्चे के समाधान को, मतलब सारे बच्चे के पहले समस्या को सुनेंगे, उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम उसका समाधान निकालेंगे या उपचारात्मक शिक्षण देंगे, जिससे कि उसको उसकी समस्या का समाधान हो जाए। वही है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसका समस्या का समाधान कर सकते हैं, यही तो है रेमेडियल टीचिंग। और डायग्नोस्टिक का मतलब है कि आप उसको डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, मतलब अगर हम डॉक्टर के सेंस में जाएं, डॉक्टर के वर्ड में समझे इसको डायग्नोस्टिक को, तो इलाज करना है ना, उसको निदान करना, उसकी बीमारी को समझना, फिर उसके अनुसार हम दवाई लिखते हैं, उपचार करते हैं। तो यहाँ टीचिंग, देखिए टीचर और डॉक्टर लगभग एक ही चीज है ना। टीचर और डॉक्टर में एक ही कॉन्सेप्ट है कॉमन, कि टीचर भी समस्या का समाधान करता है, डॉक्टर भी समस्या का समाधान करता है। बस दोनों का तरीका अलग है कि टीचर पढ़ा के समस्या का समाधान करता है, डॉक्टर दवाई उपचार दे के समस्या का समाधान करता है। तो इस तरह आप देखे होंगे कि आज हम लोग 1 से 5 तक के सिलेबस के डिस्कशन को कर लिया है, सिलेबस डिस्कशन कर लिया है। और ये जो सिलेबस डिस्कशन है, ये केवल और केवल याद रखिएगा गणित एवं शिक्षा शास्त्र का है, कक्षा 1 से 5। उसके बाद हम लोग दूसरे भी मतलब सब्जेक्ट जो भी इसमें और मतलब भाग होते हैं, 5 भाग है ना, उस पे भी हम लोग जल्दी चर्चा कर लेंगे, आपको वो भी मिल जाएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है आप कैसे समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस बात को तो समझ गए होंगे कि 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन आपके, है ना, कंटेंट से है, 15 क्वेश्चन पेडागोजिकल इशू है। तो देखिए 15 क्वेश्चन में मुझे विश्वास है कि बहुत बच्चे 10-12 नंबर आराम से ले आएंगे, आप फंसेंगे 15 नंबर में। तो आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। हमारे इस चैनल पे आपको हर तरह के वीडियो मिलेंगे जो आपके स्किल्स को बढ़ाएगा या आपके लर्निंग को बढ़ाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पे लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो भी आपका सजेशन है या जो भी आपको कमेंट में बताना है, तो आप हमें बहुत ही सहजता के साथ बता सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी हमारे चैनल को पहुंचाएं। तो जल्दी मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।